हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो देखिए, अगर हम न्यूज़पेपर देखें तो पहला आर्टिकल बात कर रहा है अभी किस तरीके से केरला में अभी लैंड स्लिप देखने को मिला है। वहाँ पर एक तरफ जहाँ बाढ़ आई हुई है, वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर अभी कैलीकट में ही क्या देखने को मिल रहा है कि जो एक एयर इंडिया की आप कह सकते हो कि एरोप्लेन की दुर्घटना देखने को मिली है। ठीक है, वो स्लिप हो गई थी प्लेन, तो वहाँ पर ये एक हादसा और देखने को मिला है। तो इस तरीके से कुछ काफ़ी ख़राब टाइम चल रहा है अभी केरला में, तो इस तरीके के इंसिडेंट्स अभी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और जो लैंड स्लिप हुआ है उसमें मोस्टली आप देख सकते हो कि काफ़ी जो टी वर्कर हैं वहाँ के जो टी वर्कर्स थे उनको काफ़ी यहाँ पर नुकसान देखने को मिला है, क्योंकि जो टी गार्डन थे वहाँ पर जो काम किया करते थे वहाँ पर उनको काफ़ी डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ा है। और आगे देखें तो आगे क्या खबर आई है। देखिए, अगर आगे देखें तो कैसे पिछले कुछ टाइम में हमने देखा था कि जो हमारी ओशन बाउंड्रीज़ है वहाँ पर जो इटली के कुछ मरीन ऑफिसर्स हैं उन्होंने इंडियन फिशरमैन्स को वहाँ पर किल कर दिया था, तो उसी के रिलेटेड उनको अरेस्ट करके इंडिया में रखा गया था और उनके ऊपर केस चल रहे थे। तो अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप कंपेंसेशन उनकी फैमिलीज़ को दे दो और उन्हें रिहा कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये केरला पोस्ट 2012 की बात है कि दरअसल हुआ क्या था। सपोज़ करिए ये भारत है, ठीक है, तो भारत की इस तरफ ये जो पूरा वाटर वाला अरेबियन सी वाला पोर्शन है, यहाँ पर जो मछुआरे हैं वो जाते ही यहाँ पर फिशिंग करने के लिए, लेकिन ये जो इटली के ऑफिसर्स हैं ये भी अपनी नाव लेकर जहाज़ लेकर वहाँ पर थे, और जब ये वहाँ पहुँचे तो उन्हें ऐसा लगा कि ये पायरेट्स हैं, टेररिस्ट हैं, तो इन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया और उनकी हत्या हो गई। ठीक है, तो उसी मामले में इनको अरेस्ट किया गया था और इनके ऊपर अनक्लॉज UNCLOS, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ठीक है, इसके तहत कार्रवाई की जा रही थी भारत में, लेकिन अभी इनको रिहा करके इटली भेजा जा रहा है और कहा जाए जो कंपेंसेशन है वो इनकी फैमिलीज़ को दे दिया जाए। और देखिए, यहाँ पर अगर ये न्यूज़ देखें तो अभी दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पॉलिसी लाई है नई। इसके तहत वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा प्रमोट करने वाले हैं ताकि पोल्यूशन भी रिडक्शन में रहें और इससे बाकी जो बेनिफिट्स मिलेगा वो भी हो सके, क्योंकि दिल्ली आप कह सकते हो कि पोल्यूशन का गढ़ है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन तो वैसे पूरे भारत में ही है। अगर आप फिर कुछ रिपोर्ट्स देखेंगे तो दुनिया के टॉप 20 शहरों में 14-15 शहर सिर्फ भारत के होते हैं, और इसके लिए सेंट्रल लेवल पे फेम ये स्कीम चलाई जा रही थी। ठीक है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसको लागू किया गया था। और अभी दिल्ली में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी केजरीवाल सरकार ने लागू की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी चालू की जा सके। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मेन दिक्कत ये आ रही थी कि इतनी चार्जिंग स्टेशंस हैं नहीं अभी, क्योंकि जो हमारी कन्वेंशनल गाड़ियाँ हैं उनके लिए क्या होता है कि पेट्रोल पंप्स वगैरह सब हैं, पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अभी इंफ्रा बना नहीं है, इसलिए उसके एडॉप्शन में अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। तो अगर फेम की बात करें, ठीक है, तो इसका ज़्यादातर मोटो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को यूज़ किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो चार्जिंग स्टेशन है वो बनाया जाए, ताकि जो जितना इंफ्रा रिक्वायर है वो सफिशिएंट इंफ्रा बन जाए, ताकि लोग भी इसको अडॉप्ट करने में हिचकिचाएं ना। ठीक है, और इससे जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके ऊपर तो बेनिफिट मिलने ही वाला है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा निकला हुआ रहता है, और फिर उसको कम करने में हेल्प मिलेगी और एनवायरनमेंट काफ़ी क्लीन रहेगा। ठीक है, और इससे एक नया सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया जा सकता है। तो ये सारी कुछ प्लस पॉइंट्स हैं जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके लिए। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखें तो पंजाब में अभी जो हुज ट्रेजेडी देखने मिली है, जिसके तहत जो नकली शराब पीकर काफ़ी लोगों की आप कह सकते हो जान पे बनाई थी, ठीक है, और काफ़ी लोगों की डेथ भी वहाँ पर हो गई, तो उसके लिए भी वहाँ पर जो पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है और कुछ लोगों को पकड़ा भी गया। ठीक है, तो ऐसे इंसिडेंट्स काफ़ी देखने को मिलते हैं जब नकली शराब पीकर काफ़ी लोगों की जान चली जाती है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि जो मिलेनियम पार्क है जहाँ पर रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, पहले कहा जाता था कि वहाँ पर कुछ और कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकेगा। जो 1996 की जजमेंट थी उसमें कहा गया था कि और भी कुछ नया कंस्ट्रक्शन वहाँ पर नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, हैज़ रिजर्व इट फॉर द डेवलपिंग फॉरेस्ट, क्योंकि तब कहा गया था इसको फॉरेस्ट के लिए ही रिज़र्व किया जाएगा। तो अभी जो रीजनल रिपीट ट्रांजिट सिस्टम बनाने की बात की जा रही थी, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना था, तो ये काफ़ी मुद्दा फंस रहा था। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अलाउ कर दिया कि वहाँ पर इसके लिए कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। और एक टर्म ये जानने वाला है कि सेरोलॉजिकल सर्वे जो भी किया जा रहा है वो क्या है। ठीक है, कोई ये नहीं पूछने वाला है कि कहाँ पे किया जा रहा है और कहाँ नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये टर्म ज़रूर आ सकता है कि
सेरोलॉजिकल सर्वे है क्या और इसमें क्या किया जाता है। तो दरअसल इसमें क्या किया जाता है कि एंटीबॉडी की टेस्टिंग की जाती है। तो हमारे शरीर में जो IgG और IgM ये कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो ये जो सेरोलॉजिकल सर्वे है इसमें IgG ये वाली एंटीबॉडी की टेस्टिंग की जाएगी। कौन से टेस्ट के साथ? ELISA टेस्ट के तहत, ठीक है। ये वाला टेस्ट यूज़ करेंगे और उसमें चेक करेंगे कि ये वाली एंटीबॉडीज़ पर्टिकुलर इंसान में है कि नहीं है। अगर उसमें है तो बट ऑब्वियस है कि वो पास्ट में ज़रूर इन्फेक्टेड रहा होगा। और अगर यहाँ पर हम देखें तो अभी महाराष्ट्र ने क्या किया है, जो सोनरराटिया अल्बा ये जो मैंग्रोव ट्री है इसको स्टेट का मैंग्रोव ट्री डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो क्या नाम है? सोनरराटिया अल्बा, ये महाराष्ट्र का स्टेट मैंग्रोव ट्री डिक्लेयर किया गया है। और यहाँ पर जो अरेबियन सी हम्पबैक वेल है उसके लिए भी प्रोग्राम अभी चलाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अरेबियन सी महाराष्ट्र सटा हुआ, ये देखिए ऐसा देख सकते हैं आप, ये महाराष्ट्र हो गया और यहाँ पे अरेबियन सी। तो अभी ये जो अरेबियन सी हम्पबैक वेल है उसके लिए भी प्रोग्राम लाया गया है। और जो सोनरराटिया अल्बा मैंग्रोव ट्री है इसको यहाँ का स्टेट मैंग्रोव ट्री डिक्लेयर किया गया है। और आगे अगर हम एडिटोरियल वाला पेज देखें तो देखिए ये जो पहला आर्टिकल आया है ये RBI से रिलेटेड आया है। जो अभी बाई मंथली कमेटी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बैठी थी उन्होंने जो डिसीज़न लिया है अभी, ठीक है, उसके रिलेटेड ये आर्टिकल आया है। तो इसको देखने वाले। और ये वाला जो आर्टिकल आया है ये अभी श्रीलंका में जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर किस तरीके से राजपक्षा की गवर्नमेंट वापस बन के आने वाली है उसके बारे में ये आर्टिकल है, तो उसको डिस्कस कर लेंगे। और जो नीचे ये वाला आर्टिकल आया है इसमें अभी केरला की बात की जा रही है, ठीक है, कि केरला में किस तरीके से क्या वहाँ की आइडियोलॉजी है, वहाँ की सरकारों की क्या आइडियोलॉजी रहती है और किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें होती हैं। और ये वाला जो आर्टिकल है ये भी श्रीलंका से रिलेटेड आर्टिकल है कि वहाँ पर जो इलेक्शन में भी जीत के आए हैं। तो पहला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल दोनों ही श्रीलंका से रिलेटेड है, तो इन दोनों को एक साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पहला आर्टिकल देखते हैं जो ये वाला है RBI वाला। तो देखिए इसमें भी बताया गया जो अभी हमारी थर्ड मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बैठी थी तो उसमें डिसीज़न लिया गया है कि जो रेपो रेट है, रेपो रेट को ना ही बढ़ाया गया ना ही घटाया गया, तो सेम जो था उसको ही मेंटेन कर लिया गया, यानी स्टेटस क्वो को मेंटेन किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जैसा कि मैंने कल भी डिस्कस किया था कि जो इन्फ्लेशन है इकॉनमी में वो पहले से कितना है 6.1% है। और RBI का मोटो क्या होता है? इन्फ्लेशन को 4 के आसपास रखना और टॉलरेंस है हमारे पास ±2 का, यानी हम 2 से लेके 6 तक का इन्फ्लेशन रख सकते हैं। तो हमारी इकॉनमी में पहले ही 6% की इन्फ्लेशन चल रही थी, इसलिए अगर हम रेपो रेट को बढ़ा देते हैं तो जो कॉमन पब्लिक है उनके हाथ में काफ़ी पैसा चला जाता है और स्पेंडिंग बढ़ जाती, तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाता। तो ये एक डिज़ायर्ड सिचुएशन नहीं होती, इसलिए यहाँ पर रेपो रेट को बढ़ाया नहीं गया है। जबकि एक नॉर्मल कंडीशन में अगर नॉर्मल कंडीशन होता, रेपो रेट जो इन्फ्लेशन है वो 4 के आसपास होता, तो यहाँ पर रेपो रेट को ज़रूर कम किया जाता, क्योंकि हमारी GDP वैसे ही गिर रही है। तो यहाँ पर अगर रेपो रेट कम कर देते तो डेफिनेटली वो जब मनी मार्केट में पहुँचता तो हमारी GDP में भी ग्रोथ देखने को ज़रूर मिलता। लेकिन पहले से इन्फ्लेशन ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर रेपो रेट को कम नहीं किया गया और स्टेटस क्वो को मेंटेन किया गया है। तो अभी RBI ने क्या किया है? कीप सीड्स पाउडर ड्राई, यानी वो रेडी है आने वाले टाइम में जब इन्फ्लेशन कम रहेगा और सिचुएशन डिमांड करेगी कि अभी हमें रेपो रेट को कम करना है, तब वो रेपो रेट को कम भी कर सकेंगे। इसलिए स्टांस क्या रखा गया है? स्टांस रखा गया है कि अभी अकोमोडेटिव स्टांस रखा गया है ताकि हम फ्यूचर में चेंज कर सके, रेपो रेट को कम कर सके, ठीक है। तो स्टांस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका में अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ है, तो वहाँ पर जो राजपक्षा की गवर्नमेंट है वो जीत के आई है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर क्या होता था कि 2015 में हमने देखा था कि किस तरीके से जो महिंदा राजपक्षा है उनकी गवर्नमेंट हट गई थी और फिर रानिल विक्रमसिंघे और शिवसेना इन दोनों की कोalition में गवर्नमेंट आई थी। लेकिन अभी हमने 2019 में देखा किस तरीके से उन दोनों के ही बीच में संबंध अच्छे नहीं थे और उन्होंने वहाँ पर श्रीलंका को काफ़ी निराश किया है वहाँ के लोगों को। इसलिए इस वाले इलेक्शन में उनकी पार्टी को बिल्कुल ही सीट वहाँ पर मिली नहीं है। और ये जो महिंदा राजपक्षा की पार्टी थी इनको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आप कह सकते हो 2/3 इन्होंने सीट्स इनकी ही पार्टी को मिल गई है पूरी की पूरी। तो वही बातें यहाँ पर डिस्कस की गई है कि एक तो ये पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है इसका। पॉजिटिव ये है कि ये काफ़ी कुछ डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन नेगेटिव साइड ये है कि यहाँ पर चाइना की जैसा चाइना में 1 पार्टी रूल है यहाँ पर भी वैसा रूल हो सकता है और फिर इनके ऊपर कोई चेक और बैलेंस रखने के लिए कुछ रहेगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की भी बात की गई है, जैसे जो श्रीलंका है वहाँ पर 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था जब रानिल विक्रमसिंघे की गवर्नमेंट बनी थी वहाँ पर और शिवसेना की गवर्नमेंट उनकी कोalition गवर्नमेंट ने 19 अमेंडमेंट लाया था जिसके तहत जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर को कर्टेल किया गया था कि वो कोई भी
पावर अपनी कोई भी डिसीजन अपनी मर्जी से ना ले सके, ठीक है। तो बोला गया था द अमेंडमेंट है ड्रास्टिकली रिड्यूस द आर्बिट्री पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वहाँ की जो प्रेसिडेंट की पावर थी उसको रिड्यूस किया गया था और वो डेमोक्रेटिकली अप्लाई की जा सके, ताकि जो वहाँ के लोग हैं उनकी भी इजाज़त ली जा सके, वोटिंग कराई जा सके, तब कोई भी डिसीज़न लिया जा सके और एक चेक एंड बैलेंस वहाँ पर बना रहे जो भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव है उनके बीच में। लेकिन ये प्रेसिडेंट अभी जो आए हैं गोटाबाया राजपक्षा बने हैं वहाँ पे, तो वो इसको हटा सकते हैं। ये एक जो ऑथर कह रहे हैं डेंजरस बात ये है कि अगर वो इनकी सरकार को काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी है और इन्होंने 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर हटा दिया तो पूरी की पूरी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में चली जाएगी और फिर वो अपना टेन्योर भी बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो ये एक नेगेटिव बात बोली जा रही है यहाँ पर। देखिए, अगर इस आर्टिकल की बात करें तो इसमें केरला के बारे में बात की जा रही है। पहले केरला तो देखिए ये हो गया केरला, ठीक है। इससे बाउंड्रिंग स्टेट्स कौन सी, यहाँ पर तमिलनाडु है, कर्नाटका है, ठीक है, और त्रिवंतपुरम इसकी कैपिटल हो गई, और यहाँ पर अपना मलाबार कोस्ट पड़ गया और ये अरेबियन सी पड़ गया। तो ये सारी इसकी फिजिकल लोकेशन है। अभी यहाँ पर चीज़ें आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को लेके चला जाता है, यहाँ की जो गवर्नमेंट बनती है क्या विचारधारा होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि केरला हमारे इंडिया का सबसे बेस्ट, अगर हेल्थ वाइज और एजुकेशन वाइज देखा जाए तो सबसे बेस्ट स्टेट कौन सा है, केरला ही वो स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट आती है उनका क्या मोटो होता है, क्या आइडियोलॉजी होता है, उसके ऊपर बात की गई है। तो बोला गया है कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो अच्छा खासा स्पेंड करती हैं हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में। और 1991 की भी बात की गई थी जब एलपीजी के रिफॉर्म्स लाए गए थे, ठीक है। एलपीजी के रिफॉर्म्स में क्या हुआ था कि जो कंट्रीज़ हैं उनको ओपन कर दिया गया था ताकि फ़ॉरेन से भी लोग आके यहाँ पर बिज़नेस कर सकें। और सारी ही बाउंड्रीज, पहले क्या होता था प्रोटेक्शनिज्म को फॉलो किया जाता था और जो कंट्रीज़ हैं वो विद इन कंट्री ही काम किया करते थे। लेकिन जब एलपीजी लाया गया तो इंडिया विदेशों में भी ट्रेड करने लगा और विदेश वाले भी भारत में आकर अपना व्यवसाय करने लगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट की गई थी तब से। लेकिन बोला गया है ये केरला के पक्ष में इतना गया नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर यहाँ से उठ के बाहर चले गए और वहाँ पर काम करने लगे। आप देखेंगे तो बहुत सारे जो केरलाइट्स है वही बाहर जाते हैं अब्रॉड में काम करने के लिए और फिर रेमिटेंसेस भेजते हैं। और यहाँ पर देखिए साइक्लोन ओची की भी बात की गई, जो 2017 में ओची साइक्लोन आया था। तो बताया जा रहा है कि इस तरीके से ये स्टेट काफ़ी सक्षम है, ये इस तरीके की जो डिज़ास्टर कैलेमिटीज़ है उनको भी हैंडल कर लेता है। फ्लड्स आए थे हमने देखा, उसको भी हैंडल किया है। नीपा वायरस भी यहाँ फैला था, उसको भी हैंडल किया है। कोविड में भी ये स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा था। तो ये सारी पॉजिटिव साइड्स है इस पर्टिकुलर स्टेट की, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अभी रिसेंट हिडन एजेंडा जो आप कह सकते हो, अभी कुछ जो गलत चीज़ें क्या चल रही, जो गोल्ड स्मगलिंग की अभी आप कह सकते हो कि सुर्खियों में था केरला, क्योंकि वहाँ पर गोल्ड स्मगलिंग का केस देखा गया है जिसमें काफ़ी हाई प्रोफाइल लोगों का भी नाम था। वहाँ की जो CMO है आप कह सकते हो, उसके भी काफ़ी मेंबर्स वहाँ पर उनका नाम देखा गया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं कि किस तरीके से जो केरला है वहाँ पर नियो लिबरल्स की बात की गई है, ठीक है। नियो लिबरल्स, द पीपल ऑफ द केरला विल सर्टेनली रियलाइज द हिडन एजेंडा ऑफ द अपोजिशन एंड विल सपोर्ट ओनली नियो लिबरल, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो जैसा मैंने आपको कहा ना कि LPG से इनको इतना बेनिफिट देखने को नहीं मिला, वो थे नियो लिबरल वाले जो LPG को फॉलो करते थे। लेकिन यहाँ के जो ऑथर हैं ये रामचंद्र पिल्लई साहब, ठीक है, इनका कहना है कि नॉन लिबरल ज़्यादा बेनिफिशियल है केरला स्टेट के लिए। तो ये सारी बातें बताई गई हैं। तो देखिए ये इस पेज का तो आर्टिकल हमने कवर कर लिया, इसको देख लिया, इसको देख लिया। और ये वाला जैसा कि आज सैटरडे है तो सैटरडे को ग्राउंड ज़ीरो आता है। तो ग्राउंड ज़ीरो में किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन को उसके डिटेल में कोई एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया जाता है। तो आज ये तेलंगाना की बात की गई है। तो इसमें बेसिकली बात की किस तरीके से वहाँ पे अभी नक्सलिज़म और माओइज़म काफ़ी फैल रहा है, माओइस्ट लोग काफ़ी फैल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें देखने को मिली हैं, ठीक है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बात की जा रही है, अभी तेलंगाना की बात की जा रही है। तो वहाँ पर एक इंसिडेंस अभी ये देखने को मिला है तेलंगाना में, ठीक है, कि कुछ जो माओइस्ट लोग थे उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, ठीक है। तो ये ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। और काफ़ी यहाँ पर जो जंगल है वहाँ पर गोंड आदिवासी रहते हैं और वहीं पर ये कुछ जो माओइस्ट थे वो वहाँ पर थे। और फिर वहाँ जब पुलिस पहुँची तो उन्होंने फायरिंग कर दी। तो उससे ही रिलेटेड वहाँ पर अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो बेसिकली यहाँ पर अभी माओइस्ट के बारे में काफ़ी और ये एरिया के बारे में काफ़ी बताया गया है। लेकिन अपने को मेनली फोकस करना है माओइस्ट के बारे में कि ये क्या है और इसकी क्या प्रभाव है भारत पे, क्या क्यों यह राइज़ हुआ, उसके बारे में बात करना है। तो देखो अगर माओइस्ट की बात करें तो आप नक्सलिज़म से बात कर सकते हैं कि जो नक्सलिज़म है वो माओइस्ट लोग का ही है, ठीक है। नक्सलिज़म क्या है, देखिए एक जगह है
नक्सलबारी, वहाँ पर दरअसल जो हमारे ईस्टर्न पोर्शन है भारत का, वहाँ पर काफ़ी मिनरल्स है, तो वहाँ पर काफ़ी आदिवासी लोग भी रहते हैं। तो भारत ने आप कह सकते हो कोई भी सरकार आती थी वो वहाँ से सारे मिनरल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करके बाकी स्टेट्स का डेवलपमेंट में उसका यूज़ करती थी। लेकिन ये जो स्टेट्स रह गए, झारखंड जैसे हो गया, छत्तीसगढ़ जैसे हो गया, ठीक है, ये सारे स्टेट जहाँ पर काफ़ी मिनरल्स थे, इनका वहाँ पर इतना डेवलपमेंट किया नहीं गया, तो यहाँ के लोग उससे काफ़ी नाराज़ थे। फिर उससे ही ये काफ़ी ऐसे आप कह सकते हो कि लोगों ने टेरर का यूज़ किया अगेंस्ट दी स्टेट, अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे वहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप बनने लगे, और ये माओइस्ट जो कहा जाता है, तो ये लोग फॉलो करते हैं जो चाइना के माओ जेडोंग थे, ठीक है, वो उनके ही आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, इसलिए इन्हें माओइस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये उनके ही कदमों पे चलते हैं, जो जिस राह पे वो चलते थे कि कम्युनिज्म लाना चाहते हैं, कि किसी का वहाँ पर रूल ना रहे, सब एक बराबर रहें, ठीक है। तो ये उन्हीं को फॉलो करते हैं, इसलिए इन्हें माओइस्ट कहा जाता है। तो ये काफ़ी बढ़ने लगा, और ये गवर्नमेंट को बिल्कुल ही मानते नहीं थे, और ये पुलिस के ऊपर भी अटैक करते थे, गवर्नमेंट्स के ऊपर भी अटैक करते थे। तो ये जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी एक बड़ा इशू है जो नक्सलिज़म है भारत में। तो अभी तेलंगाना में भी ये एक इंसिडेंस देखने को मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्हें देखिए, ये अगर मैं भारत बनाऊँ और ये वाला ईस्टर्न पार्ट दिखाऊँ, तो ये वाला जो ईस्टर्न पार्ट दिखा रहा हूँ, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये पूरा पोर्शन जो है ये रेड कॉरिडोर कहलाता है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नक्सलिज़म फैला हुआ है, और अब धीरे धीरे इसको कम किया जा रहा है। कैसे कम किया जा रहा है? तो बहुत सारे जो ये लोग हैं जो नक्सलिज़म की तरफ जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे यूथ होते हैं, तो अभी क्या किया जा रहा है, इनमें से ही बहुत सारे लोगों को वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस में डाला जा रहा है, ठीक है, और इनको वहाँ पर एजुकेशन बढ़ाई जा रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के स्कीम्स लाई जा रही हैं, ताकि लोग नक्सलिज़म की तरफ कम जाए। और यहाँ पर धीरे धीरे जितने भी नक्सलिज़म के ग्रुप्स हैं अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से ख़त्म हुए नहीं हैं। तो महाराष्ट्र के भी कुछ पोर्शन जैसे गढ़चिरौली वगैरह, ये सब भी काफ़ी प्रभावित रहते हैं। तो ये पूरी बात हो गई नक्सलिज़म के बारे में, और अभी तेलंगाना में ये एक इशू देखने को मिला है, इसलिए इसको यहाँ पर अभी पूरा डिस्क्राइब किया गया है। और यहाँ पर अगर हम ये वाली न्यूज़ देखें, तो इसमें अभी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है, उन्होंने क्या किया कि टिकटॉक और वीचैट से जितने भी ट्रांजैक्शन होते थे उन सारे को ही अभी रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, सारे ही ट्रांजैक्शन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उन्होंने। तो भारत ने भी ऐसे ही कुछ स्टेप्स लिए थे, जिसके तहत उसने चाइना के जो 59 ऐप थे उनके ऊपर बैन लगा दिया था, और इनके यूसेज के लिए मनाही कर दी गई थी। तो वैसा ही कुछ रवैया भी यूएसए भी अपना रहा है। तो बहुत सारे देशों ने अभी जो चाइना के एप्लीकेशन थे, जिनसे बहुत सारे लोगों को सिक्योरिटी इश्यूज़ होते थे, कि उन्हें ऐसा लगता था कि शायद चाइना हमारा जो डाटा है वो अपने देश में ले जाकर यूज़ कर रहा है, और इन पर्टिकुलर कंट्रीज़ को उससे रिस्क हो सकता है। तो ये सारी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो अभी चाइना के एप्लीकेशन को आप कह सकते हो बैन कर रही हैं। और यहाँ पर अगर इकॉनमी वाला सेक्शन देखा जाए, तो यहाँ पर जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसीज़न लिया है कि रेपो रेट को कम नहीं करना है, और उसके ही तहत और भी काफ़ी डिसीजन लिए गए हैं, जिसमें एक था कि जो लोन्स अभी चल रहे हैं लोगों के ऊपर, तो उसका किस तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग किया जाए। तो उसके लिए एक के वी कामत कमेटी बनाई गई है, जो देखेंगे कि किस तरीके से जितने भी लोन्स है उसको रीस्ट्रक्चर किया जाए, ठीक है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा तो एनपीए काफ़ी बढ़ जाएगा, लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो हो सकता है जो भी बोरोवर्स हैं उनको इससे बेनिफिट देखने को मिले, और उनका कुछ तो टाइम मिले उनको, या कुछ रेट्स वगैरह को कम किया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई है? के वी कामत कमेटी बनाई गई है। इसमें क्या होगा, जो डेडलाइन रखी गई है 1 मार्च तक की डेडलाइन रखी गई है, 1 मार्च तक, जिसका 30 दिन से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट नहीं था, वो सारे लोगों को इसमें एंटरटेन किया जाएगा, और जिसका 30 दिन से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट था उसको इसमें बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें के वी कामत कमेटी करने वाली है। और यहाँ पर एक न्यूज़ आई है लेपर्ड से रिलेटेड। तो अभी बहुत सारे जो लोग हैं लेपर्ड वगैरह को जो कोचिंग करते हैं उनकी स्किन के लिए, ठीक है, इनकी स्किन काफ़ी ऊंचे दामों में बिकती है इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो बताया जा रहा है कि उत्तराखंड और महाराष्ट्र में पोचिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये किसके द्वारा बताया गया है? जो ट्रैफिक इंडिया। ट्रैफिक क्या है? ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है उसके ऊपर नज़र रखती है, उसकी मॉनिटरिंग करती है, ठीक है। तो ट्रैफिक इंडिया ने बताया है कि बहुत ज़्यादा जो लेपर्ड पोचिंग है वो उत्तराखंड और महाराष्ट्र में, ठीक है। तो लेपर्ड का साइंटिफिक नाम क्या है? पैंथेरा पार्डस फुस्का, ठीक है। पैंथेरा पार्डस फुस्का ये लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है। अब यहाँ पर अगर हम कुछ इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स देखें, ठीक है, तो ये पहला वाला आर्टिकल जो आया है ये बात कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर।
तो यहाँ पर अगर हम ये पहला वाला आर्टिकल देखें तो ये भी बात कर रहे हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये वाला जो बाजू वाला आर्टिकल है, ठीक है, तो आफ्टर द लैंडस्लाइड, यानी जो अभी श्रीलंका वाला सेम जो अभी हमने हिंदू में डिस्कस किया, श्रीलंका में जिस तरीके से अभी गोटाबया राजपक्षा की गवर्नमेंट जीत के आई है उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। और ये नीचे वाला आर्टिकल बात कर रहा है अभी किस तरीके से वायरस को मैप किया जा रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। और ये वाला आर्टिकल आया अभी पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जो हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है नहीं। और अगर दूसरा पेज देखें तो ये वाला आर्टिकल अभी बात कर रहा है जो गूगल है, गूगल किस तरीके से बेनिफिट पहुंचा रहा है भारत में, और बहुत सारे लोगों को इससे बेनिफिट देखने को मिलता है, और भी सारी चीज़ें हैं, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। और ये वाला आर्टिकल जम्मू कश्मीर के से रिलेटेड है, वहाँ पर जो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो बताई गई, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और ये वाला जो आर्टिकल आया है नीचे वाला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये इकॉनमी एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा है कि क्या अभी होना चाहिए, किस तरीके से जो डिमांड है उसको बूस्ट किया जाए, जो लोअर पोर्शन ऑफ द सोसाइटी है किस तरीके से वहाँ पर कंजम्पशन बढ़ाई जाए ताकि जीडीपी में उछाल देखने को मिले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें इंडियन एक्सप्रेस में देखने को मिल रही हैं। तो अगर हम ये वाला आर्टिकल देखें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाला आर्टिकल है, ठीक है, इसमें मेनली क्या बात इसमें मेनली यही बात की गई है कि अभी जो नया सिस्टम लाया जा रहा है क्या वो उसके लिए एनवायरनमेंट बना हुआ है, ठीक है, इसके लिए ज़रूरत है ट्रस्ट और फ्रीडम के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी जो 10+2 चलता था उसको चेंज करके क्या लाया जा रहा है 5+3+3+4, ये सिस्टम लाने की बात की गई है। और टेक्नोलॉजी को भी एडवांस करने की बात की गई है, जो टेक्निकल एजुकेशन है, जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसको प्रमोट करने की बात की गई है, ठीक है। तो क्या उसके लिए एनवायरनमेंट उतना बना हुआ है हमारे कंट्री में कि इसको अडॉप्ट कर लिया जाएगा ईजिली। और जो बात बताई गई है, जैसा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी कहा है कि पहले बताया जाता था कि क्या पढ़ना है, लेकिन अभी क्या सोचना है ये बोला जाता था कि व्हाट टू थिंक, लेकिन अभी क्या बोला जा रहा है हाउ टू थिंक। इसके ऊपर फोकस किया गया है इस पॉलिसी में कि जो सोचने का तरीका है उसको किस तरीके से शार्प किया जाए, उसको किस तरीके से आप कह सकते हैं इनिशियल स्टेज ऑफ दी जो एजुकेशन है उसमें किस तरीके से सोचने की जो हैबिट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए, उसके ऊपर बात की जाएगी। और जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें किस तरीके से जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको बढ़ाया जाए, 50% तक कर लिया जाए, कब तक 2035 तक, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो ड्रॉप आउट्स हैं वो उसका नंबर भी काफ़ी बढ़ते जाता है। तो अभी एम तो यही रखा गया है कि 2035 तक जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक लेके जाना है। और देखने वाली बात होगी कितने पॉजिटिव आउटकम इस पॉलिसी से निकल कर आते हैं। और ये वाला आर्टिकल तो हमने पहले डिस्कस कर रखा है अभी किस तरीके से जो श्रीलंका में क्या क्या चल रहा है और वहाँ पर क्या क्या होने की संभावना है, क्या रिस्क फैक्टर है, पूरा का पूरा जो कारोबार है पूरा का पूरा एक ही सिंगल पार्टी के हाथ में आ गया है, कोई भी चेक एंड बैलेंस रखने के लिए ऑपोजिशन में है नहीं। तो जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव साइड भी है उसका। और यहाँ देखिए ये वाला जो आर्टिकल है वो वायरस के बारे में बात करें, किस तरीके से वहाँ पर भी जो सेरोलॉजिकल सर्वे किया जा रहा है और आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि ये कितना ज़्यादा फैला हुआ है। और इससे बहुत सारे और भी जो डाटा मिल रहे हैं वो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में दिए जा रहे हैं ताकि पता चला जा सके कि किस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में किस तरीके से फैल रहा है और कहाँ पर कैसी फैसिलिटीज़ होती है तो वहाँ पर उसका क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो इससे काफ़ी कुछ इंसाइट्स जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको मिलेगा और उस तरीके से पॉलिसी बनाई जा सकती है, ठीक है। ये वाला आर्टिकल पाकिस्तान वाला आर्टिकल है जो इम्पोर्टेंट है नहीं। अब अगर नेक्स्ट आर्टिकल हम देखें तो ये वाला आर्टिकल जो गूगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें बेसिकली गूगल की काफ़ी तारीफ़ की गई है कि किस तरीके से गूगल ने भारत में अपना छाप छोड़ी है, किस तरीके से जो गूगल है उसको भारत में आप कह सकते हो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनली राइट्स भी दिया गया है कि ये लोगों का फंडामेंटल राइट की तरीके से इसको भी इंटरनेट को देखा जाता है। तो कितना ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल साबित हुआ है। और जो बहुत सारे जो हमारे यहाँ डिजिटल डिवाइड क्योंकि बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सबके पास डिजिटल फैसिलिटीज़ हैं नहीं, लेकिन अब गूगल ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि इन्फॉर्मेशन के लिए सभी लोग यूज़ करते हैं। तो वही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि किस तरीके से गूगल एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एक स्पेसिफिक नंदन नीलेकनी कमेटी के बारे में बात किया गया है कि नंदन नीलेकनी साहब ने क्या कहा था, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन है, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या कि सभी लोगों को बैंक से जोड़ना है, ठीक है। तो ये इनकी रिकमेंडेशन क्या थी कि ठीक है इसका बढ़ावा करेंगे और फिर क्या करेंगे कि जो डिजिटल पेमेंट है उसको भी हमें इंक्रीज़ करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कैश पेमेंट पे
विश्वास करते हैं, लेकिन डिजिटली पेमेंट को बढ़ावा देने की बात नंदन नीलेकनी कमेटी ने कही थी। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल क्यों हैं? क्योंकि जब ये बड़ी बड़ी टेक जाइंट किसी भी कंट्री में आके वहाँ पे इंफ्रा बनाती हैं, उस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं, तभी तो चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। अगर इंटरनेट रहेगा ही नहीं, कोई बड़ी कंपनी का सपोर्ट रहेगा ही नहीं, तो इतना ये सारी बातें तो आप सिंपल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, और डिजिटल ट्रांजैक्शन और पेमेंट की तो दूर की बात। अगर इस वाले आर्टिकल के बारे में डिस्कस करें तो इसमें बेसिकली भी बात की जा रही है कि किस तरीके से जो डिमांड है उसको बढ़ाना है। तो डिमांड बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि लोगों के हाथ में क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। ठीक है, पैसा प्रोवाइड करने के लिए अभी क्या क्या किया जा रहा है? तो देखिए, जो लोग अपने कन्वेंशनल तरीके से काम किया करते थे वो अभी छूट चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर अभी आ गया मनरेगा के ऊपर। ठीक है, तो मनरेगा के तहत काफ़ी काम गवर्नमेंट ने बढ़ाया है और काफ़ी एम्प्लॉयमेंट पहुंचाया है, तो ये एक चीज़ की गई है। और यहाँ पर बोला गया है यूनिवर्सल बेसिक इनकम टाइप कुछ वहाँ पर आप ट्रांजैक्शन कर दो ताकि लोगों के हाथ में पैसा पहुँचे। जब पैसा पहुँचेगा तभी वो जाके कंज्यूम करेंगे, तभी प्रोडक्शन बढ़ेगा, तभी चीज़ें हो सकता है थोड़ी बहुत नॉर्मल हो सकें। तो ये सारी बातें ये इकोनॉमिक एंगल से लिखा है इन्होंने, और काफ़ी सही आर्टिकल लिखा है ये वाला। अगर हम आज का एक्सप्लेन पेज देखें तो इसमें बेसिकली क्या एक्सप्लेन किया गया है? जो लोन रिकास्ट स्कीम लाई जा रही है, ठीक है, जो केवी कामत कमेटी अभी बैठाई गई है, जो अभी यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द लोन करना है, तो उसके बारे में काफ़ी डिटेल में यहाँ बताया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 मार्च की डेडलाइन रखी गई है। 1 मार्च तक जिसका भी 30 डे से कम का डिफ़ॉल्ट है उनको यहाँ पर रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, लेकिन 30 डे से ज़्यादा किसी का अगर डिफ़ॉल्ट है तो वो इसका यूज़ नहीं कर सकते, इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी डिटेल में बताया गया है कि क्या पहले भी ऐसी कोई स्कीम लाई गई थी, क्या इसके पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो हमने जैसा कि पहले देख लिया कि अभी जो डेडलाइन रखा गया है, अगर 30 दिन के अंदर आ रहा है डिफ़ॉल्ट, तो आप बेशक इसके लिए अप्लाई करिए। आगे बोला गया है कि हाउ विल द स्कीम इम्पैक्ट द बैंक, तो बैंकों के लिए इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बैंकों के लिए मेन दिक्कत ये है कि एनपीए का बहुत बड़ा इशू है बैंकों में। ठीक है, अगर इस तरीके की रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है तो हो सकता है कि बैंकों का जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो कम करने में मदद मिले। क्यों? क्योंकि अगर कोई सपोर्ट मिलेगा ही नहीं बोरोवर्स को, तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिफ़ॉल्ट कर जाएं। लेकिन इस तरीके की जो रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम है उसके तहत उनको काफ़ी मदद मिल सकती है, और बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत करके बैंकों का जो लोन है उसको वापस कर सकें। ठीक है, ये सारी बातें बताई गई हैं। और एक बात ये भी बताई गई है, जो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट है। इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट क्या है? देखिए, क्रेडिटर से समझ में आ रहा है जो लोन देता है, यानी बैंक्स। हो सकता है एक बंदा जिसने 2-3 बैंक से लोन ले रखा हो, तो वो 2-3 बैंक जिसने भी बैंकों ने इस पर्टिकुलर बंदे को लोन दिया है, उनको आपस में भी ICA को साइन करके रखना होगा। अगर वो नहीं करेंगे तो 20% का सेफ गार्ड उन्हें लेके चलना होगा, और करेंगे तो 10% का सेफ गार्ड मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये 20% क्यों रखा गया है? ताकि इनको लिए एक डेटरेंस बनाया जा सके कि हमें फिर 20% का सेफ गार्ड रख के चलना पड़ेगा, और अगर हम कर लेंगे तो 10% का ही। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो बैंक है जिन्होंने एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ही लोन दिया है, वो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट को ज़रूर साइन करेंगे। और यहाँ पर पास्ट की भी बात की गई है कि क्या पहले भी ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं? तो पहले भी काफ़ी कुछ ऐसे स्टेप लिए गए हैं, जैसे कि CDR है। CDR क्या है? कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग। जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, ठीक है, उसके जो भी लोन्स होते हैं, जो डेप्ट होते हैं, उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए भी ऐसे स्टेप्स लाए गए थे। फिर कॉर्पोरेट सेक्टर क्या करता था? अगर इनको छूट दे दी जाती थी तो ये जाके नया लोन लेते थे, और वो नया लोन लेकर पहले वाला लोन चुकाते थे, और इस तरीके से इनकी जो लोन लेने की प्रक्रिया है वो एवरग्रीन रहती थी, और कोई ना कोई बैंक हमेशा लोन में फंसा हुआ रहता था। तो फिर ये इसका एक ड्रॉबैक देखने को मिला था, CDR जो है। फिर SDR भी, जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग है, उसमें भी डिफ़ॉल्ट देखने को मिला था, क्योंकि पूरी रिकवरी इसमें भी नहीं हो पा रही थी। इस तरीके से और भी चीज़ें लाई गई थी, जैसे S4A है, सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ द स्ट्रेस्ड एसेट, इसमें भी डिफ़ॉल्ट देखने को मिला था। फिर 5/225 देखने को मिला था। इसमें क्या होता था कि 25 सालों के लिए हर 5-5 सालों पर जो रेट है और जो टेन्योर है उसमें चेंजेस किए जाते थे, ताकि बोरोवर को थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल सके और वो अपनी सहूलियत के हिसाब से जो लोन है उसको रीपे कर सकें। फिर आगे बात की गई है जो एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज़ है, ये क्या किया करती हैं? ये कंपनी बेसिकली जो लोन लेके चला गया है उससे पूरी लोन को निकलवाने का ज़िम्मा इनके ऊपर सौंप दिया जाता था। तो अगर कोई 100 लाख लेके भागा है तो ये 80 लाख तक ही रिकवर कर पाते थे, तो ये भी नुकसान में जाने लगे। तो ये सारी ड्रॉबैक पहले पास्ट में देखी गई। फिर फाइनली 2016 में हमने क्या देखा, क्या आया
IBCI इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, ठीक है। लेकिन इसकी दिक्कत ये है कि अभी भारत में उतने इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के जो आप कह सकते हो कि जितने ग्रेजुएट्स हैं उतने हैं नहीं, उतने प्रोफेशनल्स हैं नहीं, ठीक है। तो इसको टाइम लगेगा अभी ग्रो होने में। और देखिए आगे क्या बात बताई गई है कि जो ये अभी नया स्कीम लाया है रिकास्ट करने के लिए, तो क्या इसके लिए कोई सेफ गार्ड रखा है, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स पहले भी देखने को मिले हैं। तो बोला गया है कि हाँ इस बार काफ़ी जो सेफ गार्ड है गवर्नमेंट लेके चल रही, जो RBI है लेके चल रही है, ठीक है। जो केवी कामत कमेटी बैठेगी उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ऐसे पहले के इंसिडेंट्स ना हो। और यहाँ पर 2 साल का ही टाइम दिया गया है, इससे ज़्यादा किसी को टाइम नहीं दिया जाएगा। 2 साल तक ही उनको जो एक्सटेंशन है और जो भी रेट में बदलाव करेंगे इंटरेस्ट पे, वो 2 साल के अंदर ही आपको कितना भी चेंजेस करके 2 साल में ही पे करना है। तो ये सारी चीज़ें, जो एक्सटेंशन भी वो 2 साल से ज़्यादा नहीं मिल पाएगी, तो मैक्स टू मैक्स कितना खींचोगे, 2 ही साल खींचोगे, ठीक है। ये सारी चेंजेस अभी लाए गए हैं ताकि जितने भी लोग अभी स्ट्रेस्ड हैं, जिनको लोन का एक दिक्कत आ गया है, तो उनकी मदद करके जो बैंकिंग सिस्टम है उसको भी थोड़ा रिलीफ दिया जाए। देखो ये वाला जो आर्टिकल है ये वीवो से रिलेटेड आया, इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं। बेसिकली वीवो ने अभी IPL की फ्रेंचाइजी छोड़ दी है, तो अभी कोई दूसरा स्पॉन्सर आएगा तो इससे BCCI वगैरह को कम पैसा मिलेगा, क्योंकि अभी वैसे ही पैंडेमिक का टाइम चल रहा है और वीवो में बहुत ज़्यादा पैसे स्पॉन्सरशिप में देता था, और दूसरी कोई भी कंपनी आएगी वो इससे कम ही पैसे देगी, क्योंकि अभी जो गेट टिकट होते थे उनका पैसा भी नहीं मिल रहा है। और जो अभी बायो सेफ्टी के लिए, यानी वहाँ पे जो लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं या खेल रहे हैं, ठीक है, उनकी सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है, और भी बहुत सी चीज़ों का भी खर्च बढ़ जाएगा, और जो रेवेन्यू होता था वहाँ से स्टेडियम से वो काफ़ी गिर जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए कहा जा रहा है कि अभी IPL से जितने भी फ्रेंचाइजी लोग स्पॉन्सरशिप देते थे काफ़ी कम इस बार मिलने वाली है। और देखिए नीचे वाला आर्टिकल अभी बात कर रहा है किस तरीके से अभी जो ट्रम्प हैं उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका है वो अभी विदेशों पे कम डिपेंडेंट रहेगा मेडिसिन वाले सेक्टर में, क्योंकि हमने देखा अभी कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे को मेडिसिन देने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि सबको इंटरनली ही चीज़ें कम पड़ रही थी, ठीक है। तो अभी अमेरिका भी कह रहा है कि वो वहाँ पर USA में ही ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन जो भी लगती है वहाँ पर ही उसका प्रोडक्शन बढ़ाएगा, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इससे इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट गिरेगा, क्योंकि इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री एक वन ऑफ दी टॉप इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट किया करता था USA को। तो अभी शॉर्ट टर्म में तो कहा जा रहा है कि इतना इम्पैक्ट गिरेगा नहीं, क्योंकि USA को पूरा प्रोडक्शन लाइन खड़ा करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और इसको इतना गलत भी नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि भारत भी इसी के ऊपर फोकस कर रहा है, क्योंकि हम भी जो API है, ठीक है, जो इंग्रेडिएंट लगता है मेडिसिन बनाने के लिए, वो हम चाइना से ही मंगवाते थे, और हम भी अभी सेल्फ डिपेंडेंट होने की राह पर चल रहे हैं, तो USA भी उसी राह पर चल रहा है, ठीक है। तो अभी बहुत सारे देश जो मेडिसिन है इसके लिए खुद के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा से ज़्यादा रखने की बात कर रहे हैं। और आगे अगर हम ये वाला आर्टिकल देखें तो अभी हमारा जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो वापस से एक बार छलांग मारा है, ठीक है। हम देख रहे हैं जब से ये पैंडेमिक फैला है तब से जो हमारा फॉरेक्स रिज़र्व है वो काफ़ी बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो अभी 490 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो चुका है। तो इसमें बेसिकली रोल किसका है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट भी घट गया है, ठीक है। तो इंपोर्ट बिल कम हो गया तो हमें पैसे बाहर देने नहीं पड़ रहे हैं, तो ज़्यादा पैसे बच जा रहे हैं। और जो FDIs हैं वो काफ़ी FDIs अभी भारत में आ रही है, FPIs आ रही हैं, तो इनसे भी काफ़ी फॉरेन करेंसी आ रही हैं, ठीक है। तो फॉरेक्स रिज़र्व काफ़ी बढ़ता हुआ जा रहा है, और इसी का रिज़ल्ट है जो हमारा डॉलर था, जो पहले $1 76 रुपये के आसपास चल रहा था, अब 74 के आसपास चल रहा है। तो करेंसी अभी थोड़ी बैलेंस हो रही है। तो इतना ही था आज के न्यूज़ डिस्कशन में। तो आज का इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। चलिए, शुक्रिया।